Hello everyone, welcome to our new lecture. Today we will be discussing the cardiac cycle. First of all, for showing love and respect for our previous video, I would like to thank every one of you. And for today's lecture, we will be discussing the cardiac cycle. आज हम cardiac cycle को discuss करने वाले हैं. First of all, cardiac cycle को discuss करने से पहले all of you should have an idea of the human heart. जब हम human heart की बात करते हैं तो human heart जो होता है ये एक muscular organ है जो कि हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है और उस स्पेस को हम कहते हैं मेडिएस्टिनम, जिस स्पेस में ये लोकेटेड होता है। और मेडिएस्टिनम में जो हार्ट होता है, जैसे अगर हम बोले साइज की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि इट इज अबाउट अ साइज ऑफ आवर क्लोज्ड फिस्ट। जब हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं तो उस साइज का ये होता है। इन्वर्टेड होता है, यानी इसका जो एपेक्स होता है, जो इसकी नोक होती है वो नीचे की तरफ होती है, टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होती है, और जो बेस होता है वो ऊपर वाली साइड होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट साइड। अगर हम बात करें तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें तीन मेजर लेयर्स पाए जाते हैं। एक जो इसका बाहर का लेयर होता है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, दूसरा होता है इसका मिडिल लेयर जो कि मसल्स का बना होता है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, और तीसरा होता है इसका अंदर वाला लेयर जिसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। हार्ट को अगर हम देखें, ह्यूमन हार्ट को, तो ये ग्रॉसली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इसमें हमारे पास रहता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड होता है वो सबसे पहले कलेक्ट होता है, सबसे पहले आता है ये एट्रियम जो होते हैं हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, जिनको कंबाइनली आप एट्रिया कह सकते हो, इनमें आता है। जो बॉडी होती है उसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहाँ से जो हमारा सुपीरियर वेना केवा और यहाँ से हमारा इंफीरियर वेना केवा है वो उसको राइट एट्रियम में लेके आते हैं। वहां से जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो चला जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, इस पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू, इस ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। ट्राइकस्पिड वैल्यू को ट्राइकस्पिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कस्प्स होते हैं। कस्प्स आप बोल सकते हो 3 फ्लैप्स की तरह होते हैं, जो 3 फ्लैप्स ऐसे बंद हो जाते हैं और वो एक वैल्यू बनाते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ के थ्रू, और पल्मोनरी आर्टरी में आगे जाके डिवीजन होता है जहां से वो राइट और लेफ्ट साइड की तरफ जा सकता है। पल्मोनरी आर्टरी में जाते हुए यहाँ पर भी एक वैल्यू आता है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी वैल्यू भी कहते हैं, और यहाँ पर फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स की तरफ चला जाएगा। लंग्स से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेट हो जाता है और वो ऑक्सीजनेट होके जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उसके थ्रू आता है। पल्मोनरी वेन्स हमारे पास 4 होती हैं, 2 यहां से आती हैं और 2 इधर पीछे से आप बोल सकते हो कंसिडर होके इधर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वैल्यू के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और इस वैल्यू को हम कहते हैं बाइकस्पिड वैल्यू, क्योंकि इसमें टर्म है बाई। बाई जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है 2 को और ट्राई रिप्रेजेंट करता है 3 को। तो बाइकस्पिड वैल्यू में जो कस्प्स होते हैं, जो फ्लैप्स होते हैं, वो 2 होते हैं, और इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये ब्लड है ये चला जाता है आयोटा के अंदर, और वो आयोटा जो होती है इस ब्लड को बॉडी के हर एक ऑर्गन के पास लेके जाती है। साथ साथ में जब आयोटा में ये ब्लड जाता है तो उसी के पास 2 आर्टरीज निकलती है, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, जो कि हार्ट के मायोकार्डियम, जो इसका मिडिल लेयर होता है, मस्कुलर लेयर होता है, उसको ब्लड सप्लाई देती है। और इसमें जो उन पर्टिकुलर आर्टरीज का नाम बोला जाता है उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अपने आगे आने वाले किसी लेक्चर में हम कोरोनरी आर्टरीज को भी डिस्कस करेंगे। सो ये ओवरऑल है हमारे इस पर्टिकुलर हार्ट का या ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। अब जब हमने इसका थोड़ा सा आइडिया लगा लिया तो अब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। मगर कार्डियक साइकिल पे जाने से पहले आप सबको आइडिया होना चाहिए एक और सिस्टम का जो कि हार्ट में होता है, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है ये वो वाला सिस्टम होता है जिसके थ्रू कंडक्शन होता है इंपल्सेस का। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जो होता है
उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है एक चीज जिसको हम कहते हैं SA नोड। SA नोड जो होता है उसको हम साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं। साइनोएट्रियल नोड जो होता है ये एक ऐसा वाला नोड है जो कि एक्चुअल में ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। नोड होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जहां पर ये सुपीरियर वेना केवा हमारे एट्रियम में आती है, ओपनिंग होती है, उसी के पास होता है एक मास ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स होती हैं ये इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस्ड सेल्स होती हैं। मतलब होती तो ये इसके हार्ट के मिडल वाले लेयर में होती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मस्कुलर सेल्स नहीं होती, ये होती हैं थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल सेल्स, आप बोल सकते हो नर्वस सेल्स टाइप होती हैं। और ये इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस्ड सेल्स होती है, मतलब कि इनमें चार्ज जनरेट होता रहता है और अपने उस चार्ज को कम करने के लिए या अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये उस चार्ज को बाहर फेंक देते हैं और वो चार्ज जो होता है वो एट्रिया में फैल जाता है। चलो खैर, अभी तो हो गया ये साइनोएट्रियल नोड। ये काम कैसे करता है वो हम पढ़ लेंगे। उसके बाद एक और चीज आती है जो ऑलमोस्ट यहां पर होती है, जहां पर जो हार्ट का सेप्टम होता है और जो यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो आप बोल सकते हो बैरियर होता है, उसके इस कनेक्शन के पास ऑलमोस्ट पाया जाता है। इसको हम कहते हैं AV नोड। तो AV नोड जो होता है इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कह सकते हैं। जैसे ये साइनोएट्रियल नोड है, ये वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। इस वाले नोड के पास जो इंपल्सेस यहां से निकल के एट्रिया में फैले थे, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के वॉल में जो इंपल्स फैला था, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फैला था, वो इंपल्स इसके पास भी पहुंचता है। जब वो इंपल्स इसके पास पहुंचता है तो ये एक बहुत ही छोटा सा पॉज उसको देता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेकंड्स के लिए रोक के रखेगा, कुछ मिली सेकंड्स के लिए आप बोल सकते हो ये उसको पॉज कर देता है और उस करंट को और उसके आप बोल सकते हो पावर को, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है और फिर बढ़ाने के बाद इसको इस सेप्टम के थ्रू आगे भेज देता है। कैसे? इस सेप्टम में होता है जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस के थ्रू जो होता है ये आगे चला जाता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो बंडल ऑफ हिस जो होता है आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। यानी जो बंडल ऑफ हिस है जब वो आगे चलेगा तो वो आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। एक राइट साइड की तरफ जाएगा और एक लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। इसको हम कहेंगे राइट बंडल ब्रांच और इसको हम कहेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच। बहुत बार हम हार्ट ब्लॉक्स की बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा RBBB, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसी तरीके से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। वो एक्चुअल में इन्हीं ब्रांचेस में ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको आगे ट्रैवल नहीं कर पाता और आगे का जो पार्ट सप्लाई होता है उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं पहुंच पाता और हार्ट अच्छे से पंप नहीं करता। तो जब इन बंडल ब्रांचेस में ट्रैवल होता है तो बंडल ब्रांचेस ऐसे जाती हैं और इन बंडल ब्रांचेस में छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। तो जो पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं ये जो होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे आप बोल सकते हो नर्व के रेशे होते हैं जो कि मसल्स के बीच में से होते हैं और उन मसल सेल्स के बीच में होने की वजह से जो भी सिग्नल बंडल ब्रांचेस के थ्रू पुरकिंजी फाइबर्स तक पहुंचता है वो आगे जाके मस्कुलर सेल्स जो होती हैं मायोकार्डियम में यानी हार्ट के मिडिल लेयर में उसमें फैल जाती हैं और जब उनमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है तो वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं और कंट्रैक्शन की वजह से जो हार्ट होता है वो पंप कर पाता है। तो ये था हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जो कि एक्ट करता है या एक पार्ट प्ले करता है हमारे हार्ट बीट में। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हार्ट बीट होती है दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो इस चीज को पहले हमें समझना है। अब सबसे पहले क्या होता है, ऐसे नोड जो होता है उसकी जो सेल्स होती हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो उस चार्ज को बाहर फेंक देते हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। उसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो जब वो अपने चार्ज को बाहर फेंकते हैं वो चार्ज जो होता है
इस हार्ट के वॉल में ट्रेवल करता है हर डायरेक्शन में, और वो आगे जाके जो एट्रिया होता है उसमें भी फैल जाता है। और इस चार्ज की वजह से जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के मसल्स में जो पर्टिकुलर आप बोल सकते हो मायोकार्डियम की मसल्स होती हैं, उनमें चार्ज आ जाता है और जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, और इस तरीके से हार्ट ऊपर वाली साइड से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो इसमें ब्लड होता है वो चला जाता है यहां से बाइकस्पिड वैल्यू के थ्रू और यहां से ट्राइकस्पिड वैल्यू के थ्रू वो वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा। जब वो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आता है तो वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं कंप्लीटली, और उसके बाद जब वेंट्रिकल्स फिल हो जाएंगे तब तक वो सिग्नल जो है एवी नोड तक आ चुका होता है, और एवी नोड ने उसको थोड़ा सा बढ़ा के आगे बंडल ऑफ हिस में भेज दिया होता है। बंडल ऑफ हिस में जाने के बाद आगे वो बंडल ब्रांचेस से जाएगा सिग्नल, बंडल ब्रांचेस से होते हुए फाइनली वो पुरकिंजी फाइबर्स तक पहुंचेगा। जब वो पुरकिंजी फाइबर्स तक पहुंचता है उसके बाद वहां पर वो सिग्नल जो होता है, जो हार्ट के मसल्स होती हैं वेंट्रिकल वाले साइड से, उनमें फैल जाता है। इसमें क्योंकि सिग्नल सबसे पहले इस पोर्शन में फैलेगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है बंडल और उसमें से फाइबर्स निकलते रहते हैं, वैसे वैसे सिग्नल ऊपर वाली मसल के सेल्स में जाएगा। तो सबसे पहले जो सिग्नल होता है वो इस पॉइंट पे आता है और धीरे धीरे करके इन डायरेक्शंस की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना और ऊपर वाली साइड से कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा एट्रिया है वो इस वाली साइड से कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे की तरफ पुश करते हैं ब्लड को नीचे की तरफ, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो नीचे वाली साइड से पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर ऊपर वाली साइड की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को पुश करते हैं ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ जाते टाइम जो ये वैल्व्स थे जहां से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आया था वो वैल्व्स बंद हो जाते हैं, यानी यहां से ट्राइकस्पिड वैल्यू भी बंद होता है, यहां से बाइकस्पिड वैल्यू भी बंद होता है। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इनके बंद होने के बाद जो अंदर प्रेशर बनता है उस प्रेशर की वजह से ये वाले वैल्व्स खुल जाते हैं, यानी ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के अंदर चला जाएगा। राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड से आयोटा के अंदर चला जाएगा, और इस तरीके से ब्लड पंप होगा आगे की तरफ। और ये पूरा मैकेनिज्म जो है हार्ट आप बोल सकते हो परफॉर्म करता है, और इस तरीके से हमारा हार्ट पंपिंग एक्शन दिखाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कार्डियक साइकिल जो हमारा टॉपिक है ये है क्या, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से फेजेस आते हैं। जब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे तो हम बोल सकते हैं इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, और यू कैन से इट इज द साइकिल ऑफ इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक हार्ट बीट में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं हमारा कार्डियक साइकिल। सो इफ वी गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ द cardiac cycle we can say it is the series of events, या फिर आप बोल सकते हो cycle of events, आप बोल सकते हो series of events और cycle of events that occur during one heartbeat। जब एक बार हार्ट बीट होती है तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं वो एक्चुअल में बनाते हैं हमारा कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल में या एक साइकिल जब होता है उसमें कौन कौन से इवेंट्स या कौन कौन सी चीजें हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अगर देखा जाए जो चैम्बर प्रेशर्स होते हैं उसमें चेंजेस आती हैं, यानी चैम्बर प्रेशर्स कभी बढ़ते हैं या फिर कभी कम होते हैं, तो इसमें भी चेंजेस आती हैं। दूसरा इसमें चैम्बर वॉल्यूम्स में चेंजेस आती हैं, चैम्बर्स का जो वॉल्यूम होता है वो घटता और बढ़ता है, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। और इसके अलावा जो आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी होता है
उनमें भी चेंजेस आती हैं, उनके प्रेशर्स में भी चेंजेस आती हैं। इसी तरीके से हम एक और चीज बोल सकते हैं, जैसे हार्ट साउंड्स भी इसी की वजह से होते हैं, या आप बोल सकते हो हार्ट साउंड्स भी इसका एक पार्ट होता है, वो हम आगे लेक्चर में समझेंगे कब। और इसके अलावा ईसीजी चेंजेस भी इसी से देखी जाती है। जो ईसीजी में हम देखते हैं PQRS वेव्स, जो वेव्स बनते हैं ईसीजी की, वो होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट इवेंट्स जो कि होते हैं ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। तो अब सबसे पहले अगर हम कार्डियक साइकिल को देखेंगे तो एक साइकिल में कितना टाइम लगता है। तो अगर आपको एक साइकिल को कंप्लीट करना है तो हम कहते हैं कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में अराउंड 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। सो इट टेक्स अराउंड 0.8 सेकेंड्स। अब इन 0.8 सेकेंड्स को अगर हम देखें, इसमें से जो एट्रिया होते हैं यानी एट्रियल सिस्टोल, जो राइट और लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें टाइम बहुत कम लगता है, दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, बाकी टाइम में ये एट्रिया जो होते हैं रिलैक्स रहते हैं। अब क्योंकि 0.8 सेकेंड का टाइम है तो हम बोल सकते हैं एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड लगा, तो एट्रियल डायस्टोल में लगता है 0.7 सेकेंड। वही मिलके बनते हैं कंप्लीट 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर एट्रियल सिस्टोल। फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिस केस में वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो सिस्टोल करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेज में या इस पर्टिकुलर इवेंट में लगते हैं 0.3 सेकेंड्स। तो इसमें लगेगा 0.3 सेकेंड। तो अगर 0.8 के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो डायस्टोल होता है यानी जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे उनको मिलता है टाइम 0.5 सेकेंड का। यही मिलके बनाएंगे 0.5 प्लस 0.3 दैट बिकम्स 0.8 सेकेंड। अब इंपॉर्टेंटली जब हम कार्डियक साइकिल को समझते हैं तो बहुत बार हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि इसमें होता है एट्रियल सिस्टोल विच टेक्स 0.1 सेकेंड, इसमें होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच टेक्स 0.3 सेकेंड, एंड इसमें होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल विच टेक्स 0.4 सेकेंड। यानी 0.1 प्लस 0.3 हो गए 0.4 प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल की जगह हम कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल उस टाइम बोलते हैं, वो बनता है टोटल में 0.8 सेकेंड। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें तो एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड लगता है तो डायस्टोल होने में 0.7 सेकेंड लगते हैं, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड होता है तो डायस्टोल होने में 0.5 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, सो दिस इज द टाइम टेकन फॉर वन कार्डियक साइकिल। अब अगर आप इसी 0.8 सेकेंड के हिसाब से देखोगे, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 60 सेकेंड्स के साथ, जो कि हमारा 1 मिनट बनाता है 60 सेकेंड, तो इससे जो आप कैलकुलेशन निकालोगे तो वहां पर अराउंड बनता है वो 75 बीट्स पर मिनट के आसपास। तो 75 बीट्स पर मिनट के आसपास जो होता है बनाता है हमारा ये काउंट, और वही 75 बीट्स जो होते हैं वो 1 मिनट में होते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो हार्ट रेट होती है। सो हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट। दिस इज बिकॉज एक बीट में लगता है अराउंड 0.8 सेकेंड्स का टाइम। अब कार्डियक साइकिल में कौन कौन से फेजेस आते हैं, यानी क्या क्या चीजें होती है इस एट्रियल सिस्टोल में और कैसे काम करता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एट्रिया होते हैं, एट्रियल सिस्टोल जो होता है उस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड होता है वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, जिनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स भी कहते हैं, उनके थ्रू चला जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। सो अगर हम एक सिंपल इमेज से देखें तो यहां पर अगर इसको सेप्टम से डिवाइड किया जाए, सो वी कैन से जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, सबसे पहले ये फिल हो रहे होते हैं किस टाइम पे, जब ये डायस्टोल में होते हैं, जब ये रिलैक्स्ड होते हैं। अब उसके बाद ये जो एट्रिया होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब करेंगे, जब ऐसे नोड से इंपल्स निकलता है, और उसकी वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड होता है इट विल बी पुश्ड इनटू द वेंट्रिकल्स, तो वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा रेस्पेक्टिवली। अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर फेज में जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल,
और इस एट्रियल सिस्टोल के लिए जो टाइम लगता है दैट इज 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, उन्होंने ब्लड को पुश किया, वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो कितना ब्लड चला जाता है इस टाइम पे? एवरेज ब्लड का वॉल्यूम जो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जाता है वो जाता है 20 to 25 ml, यानी राइट एट्रियम से 20 से 25 ml राइट वेंट्रिकल में जाएंगे। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम से 20 ml चले जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो होगा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसमें लगता है 0.3 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल जिसको हम कहेंगे, तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल जो होता है इट टेक्स अराउंड 0.3 सेकेंड्स। अब इस फेज में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो सबसे पहले होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन जो होता है उस केस में क्या होता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन जब होगा उस टाइम पे जो कंट्रैक्शन है वो आप बोल सकते हो इक्वली होने लगेगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और उस हल्की सी कंट्रैक्शन की वजह से ये जो वैल्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल वैल्व्स होते हैं, इनको नीचे से फाइबर्स पकड़ के रखते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्डा टेंडिनी। वो कॉर्डा टेंडिनी जो होते हैं वो इनको वापस ऊपर की तरफ जाने नहीं देंगे। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं सबसे पहले होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लगता है अराउंड 0.05 सेकेंड्स का टाइम। तो इतने टाइम में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और जो वैल्व्स होते हैं वो क्लोज होते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम पे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, जब ये वैल्व्स क्लोज होते हैं तो इनके क्लोज होने की वजह से साउंड आता है जिसको हम कहते हैं लब साउंड। तो जो लब डप साउंड जो हमारे हार्ट में आती है उसमें जो वो लब साउंड बनती है वो इसी टाइम बनती है जब ये वैल्व्स क्लोज होते हैं। तो इसको हम कहेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जिसमें लगता है अराउंड 0.5 सेकेंड का टाइम। उसके बाद क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सेकेंड चीज जो इसी में होगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, उसको हम कहेंगे रैपिड इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन जो होता है, रैपिड इजेक्शन अराउंड 70% ब्लड को पुश करेगा, यानी जितना टोटल वॉल्यूम हमारे वेंट्रिकल से निकलना है उसमें से 70% ब्लड इसी रैपिड इजेक्शन के टाइम पे होता है। यानी इस केस में फोर्सफुल इजेक्शन होता है वेंट्रिकल से ब्लड, जो कि चला जाएगा जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा है उसके अंदर, यानी राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड से आयोटा के अंदर। इसको हम कहेंगे रैपिड इजेक्शन। रैपिड इजेक्शन में लगता है अराउंड 0.10 सेकेंड का टाइम, यानी 0.1 सेकेंड का टाइम इसमें लगता है। फिर उसके बाद रैपिड इजेक्शन के बाद थोड़ा सा स्लो जो बचा हुआ पोर्शन होता है, क्योंकि प्रेशर्स कम हो जाते हैं, तो उसके बाद स्लो इजेक्शन होता है और स्लो इजेक्शन में लगता है 0.15 सेकेंड। और यही 0.15 प्लस 0.10 प्लस 0.05 सेकेंड, जब इसको आप मिलाते हो तो वो बनता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, अगर हम बात करें एट्रियल सिस्टोल की तो वो करता था 20 to 25 ml ब्लड पुश। जब 20 to 25 ml ब्लड राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता था, मतलब यहां से भी 20 to 25 ml, यहां से भी 20 to 25 ml, उस टाइम पे वेंट्रिकल में क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्शन से पहले ब्लड चला जाता है, जिसको हम कहते हैं पैसिव फिलिंग। वो कब होता है? जब कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, यानी जब वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल रिलैक्स्ड होते हैं और एट्रिया भी रिलैक्स्ड होता है, तो जो ब्लड एट्रिया में आता रहता है वो इन वैल्व्स के ओपन, पार्शियली ओपन होते हैं, ये इनके ओपन रहने की वजह से ब्लड जो है इस वेंट्रिकल में भी चला जाता है। तो उसको हम कहते हैं पैसिव फिलिंग। उस पैसिव फिलिंग में दोनों वेंट्रिकल्स में अराउंड आप बोल सकते हो 40 से 45 ml तक का ब्लड जो है चला जाता है। तो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं तो हर एक वेंट्रिकल में, चाहे आप राइट वाला ले लो या लेफ्ट वाला ले लो, 110 to 120 ml ब्लड होता है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होती है तो
हर कंट्रैक्शन में अराउंड 70 ml का ब्लड जो है पुश होता है वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से। यानी राइट वेंट्रिकल अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड पुश करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड पुश करेगा। जो एक हार्ट बीट में ब्लड पुश होता है वेंट्रिकल से बाहर, उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इसका रेंज 60 to 80 रहता है, बट नॉर्मली वी कंसिडर 70 ml। अब 120 ml में से जब 70 ml निकल जाए तो वहां पर बचा हुआ वॉल्यूम जो रहता है वो रहता है 40 से 50 ml। तो वही 40 से 50 ml इस वेंट्रिकल के अंदर बचे रहते हैं, ठीक है। और फिर उसमें कुछ वॉल्यूम ऐड होगा, जैसे 20 से 25 ml तो ऐड यहां से होंगे जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन पैसिव फिलिंग से जो बीच वाला बचा हुआ वॉल्यूम है, यानी 50 ml को 120 ml तक लेके जाने के लिए जो बीच में 40 से 45 ml का गैप बना रहता है, वो पैसिव फिलिंग की वजह से तब होगा जब पूरा हार्ट रिलैक्स्ड होता है। उस टाइम पे राइट एट्रियम में जो ब्लड आता रहता है वो सीधा राइट वेंट्रिकल में भी जाता है थोड़ा थोड़ा, और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में भी थोड़ा थोड़ा करके जाता रहता है। और इस तरीके से जो दूसरा पार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जब ये दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है तो हमारा 0.4 सेकेंड का टाइम जो है यूज हो चुका होता है, जिसमें 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल में और 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कंज्यूम हो जाता है। फिर होता है इसका थर्ड स्टेप, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाले केस में क्या होता है, इसमें लगता है 0.4 सेकेंड का टाइम। अब यहां पर होता था पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, इस वाले केस में होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। सो इस केस में होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है, आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे जो ये वेंट्रिकल होता है वो एक्चुअल में रिलैक्स हो जाता है, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में लगता है 0.10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड भी आप बोल सकते हो, इतना टाइम लगता है। तो दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं इक्वली रिलैक्स होना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद होता है रैपिड फिलिंग। पहले रैपिड फिलिंग में क्या होता है, अंदर एक वैक्यूम की तरह बन जाता है जिसकी वजह से एट्रिया से जो है ब्लड को खींचा जाता है, तो वो पैसिव फिलिंग होती है। तो उस रैपिड फिलिंग में फिर से 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो रैपिड फिलिंग होती है जिसमें 0.1 सेकेंड का टाइम लगेगा, और उसके बाद जैसे स्लो इजेक्शन होता था वहां पर, यहां पर स्लो फिलिंग होगी जिसमें 0.2 सेकेंड का टाइम लगता है। और ये टोटल में बन जाता है 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.2, दैट बिकम्स 0.4 सेकेंड। और इस तरीके से डायस्टोल होता है हार्ट में। और इसमें अगर देखा जाए प्रेशर चेंजेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं तो वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। उन वेंट्रिकल्स के प्रेशर बढ़ने की वजह से जो एट्रियल पल्मोनरी आर्टरी वैल्यू और जो आयोटिक वैल्यू, जिनको हम सेमिल्यूनर वैल्यूज भी कहते हैं, आयोटिक वैल्यू एंड पल्मोनरी वैल्यू, वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड पुश होता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के अंदर। और जब अंदर वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होने लगती है तो वो वैल्व्स बंद हो जाते हैं, और उन वैल्व्स के बंद होने की वजह से वहां का ब्लड वापस से जो है वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं आता। और जब वो वाले वैल्व्स बंद होते हैं तो उस टाइम पे जो डब साउंड होती है वो बन जाती है, तो इट बिकम्स लब डब। ठीक है, तो लबडब, कुछ बुक्स में लबडब है, कुछ बुक्स में लबडब है। तो लबडब 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 जो हमारे साउंड आती रहती है हार्ट में, उसमें लब तब बनता है जब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स क्लोज होते हैं, और डब साउंड तब बनती है जब सेमिल्यूनर वैल्व्स यानी पल्मोनरी आर्टरी का और आयोटा का वैल्यू बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे हार्ट में कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलता रहता है। जैसे जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंप्लीट होगा, फिर से तब तक वेंट्रिकल्स में पैसिव फिलिंग हो चुकी होगी, फिर से लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऐसे नोड से फिर से सिग्नल निकलेगा। क्योंकि ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस्ड सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से जब वो अपने चार्ज को बाहर निकाल देते हैं तो उनमें वो जो आप बोल सकते हो डीपोलराइजेशन होता है, उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी हो जाती है फिर से,
और वो फिर से चार्ज हो जाते हैं और वो रीपोलराइज हो जाते हैं। तो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है और ऐसे नोड से कंटिन्यूअसली सिग्नल्स निकलते रहते हैं। क्योंकि जो हार्ट रेट है ये उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि ऐसे नोड से सिग्नल्स किस हिसाब से निकल रहे हैं। इसीलिए ऐसे नोड जो होता है उसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो उसको बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और बहुत बार इसी ऐसे नोड में अगर दिक्कत आती है, इसी में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर्स लगाने पड़ते हैं जो कि ऐसे नोड की तरह ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देते हैं हार्ट को और हार्ट में जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसको काम करवाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है नॉर्मली बीट करता है। अगर कभी भी ऐसे नोड से इरेगुलर हार्ट बीट्स निकलती हैं या एवी नोड से आगे सिग्नल नहीं जाएगा तो उससे कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अलग अलग तरीकों की, डिपेंड्स ऑन कौन से तरीके का प्रॉब्लम होगा या कौन से टाइप का डैमेज वहां पे होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा कार्डियक साइकिल चलता है, जिसमें अगर देखा जाए तो डेफिनेशन के हिसाब से इट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। इसमें जो होता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऐसे नोड होता है जिसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, जहां से सिग्नल निकलता है, फिर वो एवी नोड तक जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाता है, बंडल ऑफ हिस में राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच में जाने के बाद फिर वहां से पुरकिंजी फाइबर्स में जाता है और राइट बंडल ब्रांच में जाने के बाद फिर वहां से पुरकिंजी फाइबर्स में जाता है। पुरकिंजी फाइबर्स से जाते हुए फिर वो फाइनली जाके मस्कुलर सेल्स में जाता है। मस्कुलर सेल्स में पहुंचने के बाद वहां पर जो वो सिग्नल होता है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और इस तरीके से जो होता है हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहां पर जो एवी नोड एक बहुत छोटा सा पॉज लेता है सिग्नल को आगे भेजने के लिए, उसी की वजह से वेंट्रिकल्स को टाइम मिलता है फिल होने के लिए और वहां पर एक डिफरेंस क्रिएट होती है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन में और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन में। अदरवाइज अगर ये सिग्नल वहां पर पॉज नहीं लेता तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होने की वजह से ये इतना फास्ट चलता कि सारे चैम्बर्स जो हार्ट के हैं वो एक साथ बीट करते, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल एक ही साथ बीट करते, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो आगे की तरफ पंप नहीं करता ब्लड को, बल्कि इसमें अलग अलग डायरेक्शंस में जो है फ्लोज चले जाते, बैक फ्लोज होते, आगे की तरफ आधा फ्लो, पीछे की तरफ आधा फ्लो, जिसकी वजह से जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता। तो ये सिस्टम इस तरीके से बना है कि यहाँ पर ये जो हल्का सा पॉज होता है उसकी वजह से वेंट्रिकल्स को टाइम मिलता है कि वो फिल हो जाएं और उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड को आगे बॉडी में पुश कर सकते हैं या फिर पल्मोनरी आर्टरी में पुश कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा हार्ट होता है वो पंपिंग एक्शन दिखाता है और हमारे ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। एक जनरल सा बेसिक सा छोटा सा आइडिया कार्डियक साइकिल के बारे में। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी इफ देयर वाज एनी टाइप ऑफ डाउट, कंफ्यूजन और क्वेश्चन, यू कैन ड्रॉप दैट इन द चैट बॉक्स और द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर रिमेनिंग इन द वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ चीजें सीखी होगी। If it proved to be helpful, kindly share and subscribe the channel. Thank you so much. Have a very good day. Allah Hafiz.